गुड इवनिंग एवरीबडी। बेटा लास्ट जो हम लोग का लेक्चर हुआ था वो था कि इफ क्लोज को हम लोग पास्ट में लेकर चल रहे थे, तो वहां पर कहाँ पर माइट लगाना था, कहाँ पर कुड लगाना था, कहाँ पर वुड लगाना था, और फिर हम लोगों ने उसमें पहला लेक्चर लिया था, वो लिया था इफ क्लोज जो हमारा प्रेजेंट में होता था। तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से बोला था कि आज का जो वीडियो होगा बेटा वो आप लोगों के कंडीशनल सेंटेंसेस के शुरू के 2-3 लेक्चर जितने भी हो चुके हैं उनको मिक्स करके मैं आज कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग पहले क्वेश्चंस करेंगे, जो पिछला पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन होगा। उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडीशनल को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा पिछले 2 वीडियो से रिलेटेड। तो आपको पहले उन क्वेश्चंस को देखना है, उनमें एरर फाइंड आउट करना है, क्या एरर हो सकता है वहां पर। ठीक है, चल। इफ ही वर्क्स हार्ड he can succeed if they join the group. If they join the group, they would perform wisely. If he drove carefully, he will not get injured. If they if he is a bird, he would fly high in the sky. If he is my friend, he would not behave like that. Was he new? You will not appreciate them. Had he two houses, can live one of them to you, and had he to join this company, is need to join a company, he will prefer Microsoft. बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर करने की कोशिश करना किस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है। उसके बाद करते हैं हम लोग आगे की बात।
चलिए बेटा आते हैं फर्स्ट सेंटेंस पर कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही कैन सक्सीड। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से, अच्छा मैं आपको दो चार चीजें थोड़ी रिवाइज करवा दूँ फटाफट से। पहली बात है कि इफ के बाद अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि इफ प्लस प्रेजेंट जो होता है वो आपके इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी को, संभावना को, इमेजिनेशन को इंडिकेट नहीं करता है। और इफ के बाद अगर हमने वर्ब लोगों का सेकंड फॉर्म लिखा है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड, तो वो इंडिकेट करता था प्योर इमेजिनेशन को। ये दो बातें ध्यान रखनी है, बेसिक जो बात थी कि इफ के बाद अगर प्रेजेंट लिखा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया दैट इंडिकेट्स प्रोबेबिलिटी, and if we write the second form the verb in the if clause, in the subordinate clause, then it indicates a pure imagination which was called as subjunctive mood। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही कैन सक्सीड, अगर आप इस सेंटेंस को बेटा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने इफ के बाद जो लिखा हुआ है वर्क्स, वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है, इट मींस कि ये जो हमारे क्लोज हो गया ये हो गया प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी। ठीक सर, अब इतना हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इफ क्लोज हमारा प्रेजेंट में होता है तो हम लोग मेन क्लोज में कैन का यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा विल शैल का यूज भी करते हैं, कैन का भी यूज करते हैं, मे का यूज भी करते हैं, हैज हैव का यूज भी करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज भी करते हैं। लेकिन समझना आप लोगों को यहाँ पर यह है कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही कैन सक्सीड, ये कैन इंडिकेट किसको कर रहा है बेटा? ये मॉडल वर्ब में आप लोगों को सिखाया गया था, मैंने पहले ही बोला था कि जितना पढ़ाया जा चुका है सबका मिक्सचर है ये कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही कैन सक्सीड में यहाँ पर जो कैन लिखा हुआ है कैन इंडिकेट किस चीज को कर रहा है? क्योंकि मॉडल जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था कैन का यूज हम लोग दो तरीके से कर रहे थे, या तो इंडिकेट करते हैं परमिशन के लिए या कैन का यूज कर रहे थे एबिलिटी के लिए। अब सेंस लगाओ और बताओ ये कैन क्या बता रहा है? परमिशन बता रहा है कि एबिलिटी बता रहा है कि यदि वह मेहनत करता है तो वह सफल हो सकता है। अब आप किसी को परमिशन तो नहीं दे रहे हो, अनुमति तो नहीं दे रहे हो सफल होने की, क्या अगर यदि कोई व्यक्ति मेहनत करेगा तो मेहनत करने के बाद उसके अंदर क्या आएगी? योग्यता आएगी, योग्यता आने के बाद वो क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। तो सर यहाँ पर जो कैन लिखा हुआ है ना, इट इज नॉट इंडिकेटिंग परमिशन, इंस्टेड इट इज इंडिकेटिंग एबिलिटी। ये एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, एक बात। दूसरी बात ये समझनी है कि यदि वह मेहनत करता है तो वह सफल हो सकता है, वह सफल हो जाएगा। तो सर पहले तो वो मेहनत करेगा तब जाकर उसके अंदर ये योग्यता आएगी, फिर जाकर वो सफल होगा। मतलब क्या ये योग्यता जो है सफल होने की जो काबिलियत है, क्या ये अभी उसके अंदर प्रेजेंट है? क्या अभी इस व्यक्ति के अंदर सफल होने की काबिलियत है? अगर इसमें सफल होने की काबिलियत होती तो बेटा हम लोग इसको सजेस्ट नहीं कर रहे होते कि यदि वह मेहनत करता है तो, मतलब पहले वो मेहनत करेगा तब जाकर उसके अंदर ये काबिलियत आएगी। मतलब एबिलिटी तो है, लेकिन सर एबिलिटी जो है ये एबिलिटी ऑफ फ्यूचर है। आपको ध्यान आ गया होगा मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सर एबिलिटी तो हम लोग इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन एबिलिटी जो एक्सप्रेस कर रहे हैं बेटा ये एबिलिटी है फ्यूचर की। और इतना हम सभी लोग जानते हैं, आपको बताया जा चुका है कि फ्यूचर की एबिलिटी के लिए कभी भी कैन का यूज नहीं होता है, उसके लिए वी यूज विल बी एबल टू। ये बेटा जिन लोगों ने मॉडल वर्ब नहीं पढ़े हैं, मॉडल वर्ब को फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बात बताई गई थी, उसको ध्यान से देख लेना। मॉडल वर्ब के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में यही बात हुई थी हम लोगों की, विल बी एबल टू, कैन, कैन के साथ एबल टू में डिफरेंस क्या क्या थे, वो सारी बातें हो चुकी थी हम लोगों की। तो एक्चुअली मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा इफ क्लोज प्रेजेंट में होता है तो मेन क्लोज में हम लोग कैन लिख सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में एक एग्जांपल आपको दिया गया था जब इफ क्लोज को प्रेजेंट में पढ़ाया था कि इफ यू नीड माई बुक और माई कार्ड, जो भी था कि इफ यू नीड माई बुक यू कैन टेक इट, कि अगर तुम्हें मेरी बुक की आवश्यकता है, लिख ही देता हूं मैं कहीं पर इसको, तो यहां पर ध्यान से देख लेना, इफ यू नीड माई बुक यू कैन टेक इट। ये है कि इफ यू नीड माई बुक यू कैन टेक इट। अब यहां पर भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सर इफ का यूज हुआ है, इफ के बाद जो नीड है ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, लेकिन इस बार फिर से आपने यहां पर कैन लिखा हुआ है। तो बेटा आप फिर से बात को समझो, यदि तुम्हें मेरी बुक की आवश्यकता है तो तुम इसे ले सकते हो, यदि तुम्हें मेरी बुक की आवश्यकता है तो तुम इसे ले सकते हो। इस सेंटेंस में आप इंडिकेट कर रहे हो परमिशन को, और बेटा अगर परमिशन को रेफर करना है तो मेन क्लोज में कैन का यूज हो सकता है। ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में आप लोग परमिशन को इंडिकेट करना चाहते हो तो मेन क्लोज में आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी एरर के कैन का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मेन क्लोज में आप एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हो, ध्यान रखना इस बात का हमेशा, अगर मेन क्लोज में एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है विल या शैल बी एबल टू का मेन क्लोज में। मेन क्लोज मतलब वो क्लोज जिसमें इफ नहीं लिखा होता है, दूसरा क्लोज होता है ये वाला, ध्यान आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है सर। अच्छा अब आते हैं इस पर, इफ दे ज्वाइन द ग्रुप
दे वुड परफॉर्म वाइजली। ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है। इफ का यूज हुआ सर, अब जब इफ का यूज हुआ तो यहां पर ज्वाइन दे दिया, ज्वाइन मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट हुआ। अब अगर इफ के बाद प्रेजेंट लिखा हुआ तो इतना अंडरस्टूड बात है कि सर यहां पर वुड नहीं आएगा, यहां पर हम यूज करेंगे किसका, विल का। अच्छा, ऐसे ही इससे आपका थर्ड सेंटेंस है कि इफ ही ड्रोव केयरफुली, इफ ही ड्रोव केयरफुली ही विल नॉट गेट इंजर्ड, कि अगर उसने अच्छे से ड्राइव किया होता, अगर वो ध्यान से ड्राइव कर रहा होता तो उसे चोट नहीं लगती। अब यहां पर जो बेटा इफ के बाद आया, ध्यान से देखना, बताओ जरा कौन सा बात चल रही है यहां पर। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड बन रहा है। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड का मतलब ये हो गया सर कि अब आप मेन क्लोज में विल का यूज नहीं करेंगे, यहां पर विल की जगह पर आ जाएगा ठीक। ये सेंटेंस देखो, फोर्थ सेंटेंस, ये सेंटेंस थोड़ा बेहतर है कि इफ ही इज अ बर्ड ही वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। यहां पर सर आपने इफ के बाद लिखा है प्रेजेंट, ठीक। अगर इफ के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर बी का फर्स्ट फॉर्म होते हैं कि अगर इफ के बाद प्रेजेंट आया है तो मेन क्लोज में वुड बिल्कुल नहीं आ सकता, या तो आप लिखेंगे यहां पर विल, या फिर अगर आप इस वुड को सही कर रहे हो तो यहां पर बेटा आपको ध्यान होगा इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस में अगर है तो इज एम आर स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, और पास्ट में वर्ब के सेकंड फॉर्म में इफ के साथ अगर स्टेट डिस्क्राइब करना है तो वो वर्ब करते हैं। ध्यान से पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो रिवाइज करा होगा तो बताया गया था ये। तो या तो आप इस इज की जगह पर वर लिखिए, मैं दोबारा इतना डिटेल में नहीं जाने वाला हूं क्योंकि पहले बात हो चुकी है। या तो आप इस इज की जगह पर वर लिखेंगे तब ये वुड सही माना जाएगा, या आप इस वुड की जगह पर विल लिखेंगे तब ये सेंटेंस सही माना जाएगा। अब ये सेंटेंस दोनों ही तरीके से सही हो सकता है। तो बात आई सर ये कि अब करे तो करे क्या। तो बेटा इस बात को समझने के लिए आपको फिर से अपने बेसिक्स पर जाना पड़ेगा। बेसिक्स क्या क्या थे हम लोगों को, उसको मैं एक बार बता देता हूं थोड़ा सा। पहला बेसिक था कि इफ प्लस प्रेजेंट, सुधांशु बाहर जाएंगे, इफ प्लस प्रेजेंट होता है आपका प्रोबेबिलिटी, और इफ प्लस पास्ट सब्जेक्टिव मूड, इफ प्लस पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है सर हमारा इमेजिनेशन। आ गया होगा आप लोगों को ध्यान बेटा। इफ प्लस प्रेजेंट जो होता है प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना बताता है। इफ प्लस पास्ट सब्जेक्टिव मूड इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर जो आप फोर्थ सेंटेंस में हमसे दो ऑप्शन बता रहे हो कि इधर इसको सही मानकर यहाँ पर विल किया जा सकता है, या इस वुड को सही मानकर यहाँ पर वर किया जा सकता है, वैसे ही कुछ हम लोग यहाँ पर भी कर सकते थे कि आपने इस ज्वाइन को सही मानकर वुड का विल कर दिया, आप इस वुड को सही मानकर ज्वाइन का ज्वाइन भी तो कर सकते थे। बोलो, कर तो सकते थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा थोड़ा ध्यान सुनिए, इफ दे ज्वाइन द ग्रुप, यदि वे इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, यहां पर दोनों ही बातें पॉसिबल थी। पहली बात तो ये कि सर संभावना एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि वो हो सकता है ग्रुप को ज्वाइन करें और हो सकता है ग्रुप को ज्वाइन ना करें। और दूसरी बात ऐसी भी हो सकती थी कि हम लोग पूर्ण रूप से कल्पना कर रहे हैं कि यार काश ऐसा हो जाए कि ये लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले। दोनों ही बातें थी। तो बेटा जब प्रोबेबिलिटी और इमेजिनेशन दोनों ही पॉसिबल है तो फिर आप इफ क्लोज से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप चेंज करेंगे मेन क्लोज में। अच्छा, ऐसे यहां पर है इफ ही ड्रोव केयरफुली, कि यदि वह ध्यान पूर्वक ड्राइव कर रहा होता। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि यदि वह ध्यान पूर्वक ड्राइव कर रहा होता, तो बेटा ध्यान पूर्वक ड्राइव करने की संभावना भी हो सकती है कि यार हाँ हो सकता था कि भाई वो ध्यान पूर्वक ड्राइव कर लेता। अच्छा, दूसरी बात यह कि यदि वह ध्यान पूर्वक ड्राइव कर रहा होता तो उसके चोट ना लगती। ये प्योर इमेजिनेशन भी हो सकता है, कल्पना भी हो सकती है। कल्पना कैसे हो सकती है? कल्पना सर ऐसे हो सकती है कि जिसका हमें पता है कि ये व्यक्ति कभी भी वाहन को ध्यानपूर्वक चलाता ही नहीं है। अब अगर कभी ध्यानपूर्वक चलाता ही नहीं है तो पूर्ण रूप से कल्पना हो गई। तो बेटा इस एक्शन की भी प्रोबेबिलिटी और इमेजिनेशन दोनों पॉसिबल थी। तो जब इफ क्लोज में मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज में अगर प्रोबेबिलिटी और इमेजिनेशन दोनों पॉसिबल हो तो आप इफ क्लोज में कभी भी कोई भी चेंज नहीं करते हो, चेंज किए जाएंगे मेन क्लोज में। लेकिन जैसा कि फोर्थ सेंटेंस है कि इफ ही इज अ बर्ड, यदि वह एक पक्षी होता। अब ध्यान से समझना, ये ही जो है, ही का मतलब पर्सन,
अब आप इस पर्सन को क्या बना रहे हो बेटा, बर्ड बना रहे हो, पक्षी बना रहे हो। अब सोचो, मुझे बताओ, एक पर्सन के पक्षी बनने की संभावना होगी कि कल्पना होगी, कि क्या कोई व्यक्ति कभी पक्षी बन सकता है? इस चीज की संभावना है 0%। 0% प्रोबेबिलिटी का मतलब इमेजिनेशन है, कल्पना है कि सर व्यक्ति कभी पक्षी हो ही नहीं सकता, ये प्योर इमेजिनेशन है। अब अगर इसमें प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, इमेजिनेशन है, तो फिर आप इफ क्लोज में चेंज करके इसको वर्ब बनाएंगे। ध्यान से मेरी बात ध्यान रखना, चाहे तो नोट कर लेना कि यदि सब ऑर्डिनेट क्लोज में, इफ क्लोज में प्रोबेबिलिटी और इमेजिनेशन दोनों संभव हैं, यदि इफ क्लोज में लिखा हुआ एक्शन प्रोबेबिलिटी को भी इंडिकेट कर सकता है, इफ क्लोज में लिखा हुआ एक्शन इमेजिनेशन को भी इंडिकेट कर सकता है, तो फिर बेटा इफ क्लोज में कभी भी कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इफ क्लोज सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन ही है, जैसे कि फोर्थ सेंटेंस में है, तो फिर आप उसको पास्ट में ही लिखोगे, पास्ट सब्जेक्टिव मूड में ही लिखोगे, उसको आप कभी भी प्रेजेंट में नहीं लिख सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं फिफ्थ सेंटेंस पर कि इफ ही इज माई फ्रेंड ही वुड नॉट बिहेव लाइक दैट। अब सोचो, इफ ही इज माई फ्रेंड प्रेजेंट में लिखा हुआ है, अब व्यक्ति को आप क्या बना रहे हो, मेरा फ्रेंड। ये तो पर्सन ही है ना बेटा, पर्सन ही हुआ ये तो। अब आप पर्सन को मेरा फ्रेंड बना रहे हो, तो हो सकता है वो मेरा फ्रेंड हो, और हो सकता है नहीं भी हो, इमेजिनेशन हो रही हो पूरी तरीके से। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति सड़क पर निकला हुआ जा रहा है, आपने उसको देखकर कहा कि अगर ये तुम्हारा दोस्त होता तो ये ऐसा नहीं करता। अब क्या पता वो सच में ही मेरा दोस्त हो, फिर भी उसने ऐसा कर दिया हो, और क्या पता आप ऐसा कह रहे हो सर ये दोस्त नहीं है आपका, लेकिन होता तो ऐसा नहीं करता। तो इमेजिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों ही पॉसिबल है। तो बेटा अगर इफ क्लोज में इमेजिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों ही पॉसिबल हैं, तो फिर आप इफ क्लोज में चेंज ना करके आप चेंज करोगे मेन क्लोज में। यहां पर आप वुड को विल बनाओगे। आया कुछ समझ में? ये वो पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कई बार तो हम लोग इफ क्लोज को चेंज करते हैं, कई बार हम लोग मेन क्लोज को चेंज कर देते हैं। तो बेटा इसमें क्लियरेंस के लिए आपको ये बात समझनी जरूरी है कि इफ के बाद प्रेजेंट अगर है तो प्रोबेबिलिटी है, इफ के बाद पास्ट अगर है तो इमेजिनेशन है। और अगर इफ क्लोज में प्रेजेंट मतलब इफ क्लोज में अगर प्रोबेबिलिटी और इमेजिनेशन दोनों ही पॉसिबल हैं, तो वी डोंट ब्रिंग एनी चेंज इन द इफ क्लोज, वी हैव टू द पॉसिबल चेंजेस विल बी मेड इन द मेन क्लोज। अच्छा, अब आते हैं सिक्स्थ सेंटेंस पर। तो यहाँ तो साफ साफ एक एरर दिखाई दे गया जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। सर ये इमेजिनेशन हो गई, क्योंकि ना यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क है, ना यहाँ पर कोई एडवर्ब है, फिर भी वर्ब सब्जेक्ट के पहले तो इमेजिनेशन हुई। और अगर इमेजिनेशन हुई तो वॉइस की कहानी खत्म, पहले तो करो वर्ब। अब जैसे ही आपने इसका वर्ब करा तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे बताया था कि जो व्यक्ति वर्ब का सब्जेक्ट बनता है वही पर्सन मेन क्लोज का सब्जेक्ट भी बनता है। ध्यान अगर आपको आया तो सब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 1 करके एक स्ट्रक्चर आपको सिखाया गया था कि जो पर्सन वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा वही पर्सन आपके मेन क्लोज का सब्जेक्ट भी बनेगा। मतलब अगर यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट ही बना हुआ है तो बेटा यहाँ पर इस विल का सब्जेक्ट भी कौन बनेगा, ही, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है तो यहाँ पर पास्ट हुआ, और यहाँ पर पास्ट अगर है तो बेटा यहाँ से विल की कहानी भी खत्म, यहाँ पर आ जाएगा आपको। ठीक सर? अच्छा, अब आते हैं इस पर, हैड ही 2 हाउसेज। इमेजिनेशन हो गई हो, कई बच्चों को दिखाई समझ में आ गई होगी बात, वर्ब सब्जेक्ट के पहले आया तो इमेजिनेशन हो गई। हैड ही 2 हाउसेज ही कैन गिव वन ऑफ देम टू यू। तो बेटा अगर पास्ट है तो कैन की कहानी खत्म, कुड। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पर। इसमें एक एरर होता है, बड़ा अच्छा से एरर हो कि हैड ही 2 हाउसेज ही कुड गिव वन ऑफ देम टू यू, कि अगर उसके पास 2 घर होते तो वो उनमें से एक तुम्हें दे देता। यदि उसके पास 2 घर होते तो वो उनमें से एक तुम्हें दे देता। किन में से एक दे देता बेटा, बोलो बोलो, किन में से एक दे देता, उन 2 घरों में से। अब इतना आप आई होप जानते होंगे, जैसे 1, नन, आइदर और नाइदर, और एक वर्ड और आ जाता है एनी। इन सभी वर्ड्स का आप लोग हिंदी मीनिंग देखते हैं तो एक सिखाया जाता है आप लोगों को। 1 का मतलब भी एक, नन का मतलब भी एक, एनी का मतलब भी कोई एक, आइदर का मतलब भी एक, नाइदर का मतलब भी एक। बस बेटा अंदर इतना आ जाता है,
इतना अंतर होता है कि वन नन और एनी जो होते हैं ये होते हैं दो से ज्यादा में से एक। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि वन ऑफ द बॉयज और फिर आप कह रहे हो आइदर ऑफ द बॉयज, आपने यहां पर दो बातें लिखी कि वन ऑफ द बॉयज और आइदर ऑफ द बॉयज, तो दोनों बातों का हिंदी मीनिंग तो एक ही है, लड़कों में से एक, क्योंकि वन का मतलब भी एक है, आइदर का मतलब भी एक है, तो हिंदी मीनिंग दोनों बातों का एक ही है। वन ऑफ द बॉयज का मतलब भी लड़कों में से एक और आइदर ऑफ द बॉयज का मतलब भी लड़कों में से एक। लेकिन अंतर ये हो जाएगा बेटा, अगर वन ऑफ द बॉयज कह रहे हो ना तो ये लड़के जो है दो से ज्यादा है, आप दो से ज्यादा लड़कों में से किसी एक की बात कर रहे हो। और अगर आप आइदर ऑफ द बॉयज कह रहे हो तो इसका मतलब हो जाएगा सर ये दो में से है, दो में से किसी एक लड़की की बात हो रही है। तो यहाँ पर सर एक्चुअल में जो बात हो रही है वो हो रही है दो घरों की, कि उसके पास यदि दो घर होते तो वो उनमें से एक तुम्हें दे देता, तो एक दे तो देता लेकिन किन में से, दो घरों में से। तो दो में से अगर एक की बात आएगी तो सर वन नहीं आएगा, वन की जगह पर आएगा आपका आइदर। ठीक, अब आते हैं लास्ट सेंटेंस पर कि हैड ही टू जॉइन अ कंपनी ही विल प्रीफर माइक्रोसॉफ्ट। बहुत सिंपल सेंटेंस है, हैड लिखा हुआ है बेटा, पास्ट हो गया, पास्ट हो गया तो यहाँ पर विल खत्म, विल की जगह पर जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें से जो नोट करना है नोट कीजिए फटाफट से, फिलहाल बात करते हैं। चलिए बेटा इसमें नोट कर लीजिए। अब बाकी का जो कंडीशनल सेंटेंस का लेक्चर होगा बेटा वो तो अगली वीडियो में ही होगा। अब जरा मैं आपसे कुछ बातें कर देता हूँ। मेरे पास कल पिछले 2-3 दिन में काफी बच्चों के फोन आए थे, वो बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप अपना जो ये ऑनलाइन सेट लेकर आने की बात कर रहे हो कि आप ऐसे ही एक ऑनलाइन बैच और ले आइए कंप्लीट इंग्लिश का, ग्रामर की कोचिंग्स का ही पता नहीं है कब तक खुलेंगी कब तक नहीं खुलेंगी। तो उसके लिए बेटा अभी मैंने सोच रहा हूँ मैं कि जैसे कि अभी थोड़ा सा ऐप अभी कंप्लीटली रनिंग में नहीं आया है, वो रनिंग में आ चुका होता तो आपको सेट की वीडियो मिलनी शुरू हो गई होती। ठीक है, अभी उसको थोड़ा सा रनिंग में आने में टाइम लग रहा है, आज कल में 2-4 दिन का। जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक चीज, दूसरी बात ये कि सर आपका दूसरी बात ये जो बच्चे ऑनलाइन वाले बैच की बात कर रहे थे, कंप्लीट ग्रामर के बैच की बात कर रहे थे, तो बेटा ये बैच में स्टार्ट कर दूंगा, जरूर करूंगा। आप जब आप लोग इतना बोल ही रहे हो मेरे से तो, लेकिन वो बैच में तभी स्टार्ट करूंगा जब मैं पहले अपने प्रैक्टिस बैच को रनिंग में ले आऊंगा। इस बैच को रनिंग में आने दीजिए, आप लोग कुछ वेट कीजिए। जब इतना वेट किया ही है तो अब जून, जहां तक मैं सोच रहा हूँ कोशिश करूंगा आपको 1 अगस्त से 1 अगस्त से कोशिश करूंगा कि मैं आपका ऑनलाइन बैच ले आऊं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, 1 अगस्त से, लेकिन 1 अगस्त से पहले अभी कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि जो 1 अगस्त से पहले मैं कोई बैच लेकर आऊँ। ठीक है, तो परेशान ना हो आप लोग। अभी जो ऑनलाइन बैच आने वाला है, प्रैक्टिस बैच आने वाला है, आप उससे पढ़ाई कीजिए जितना कुछ भी आप उससे पढ़ सकते हैं। फिर जैसे कोई ऑनलाइन दूसरा प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर बैच आएगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी जो वीडियोस रही हैं ये आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी जिस पैटर्न से मिल रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।